क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 3 मार्च को, जी हां आप सभी ध्यान दीजिएगा, 3 मार्च को आप सभी का सामाजिक विज्ञान का पेपर है। 3 मार्च को आप सभी का सामाजिक विज्ञान का पेपर है और आप सामाजिक विज्ञान की कॉपी कैसे लिखें ताकि आप 70 में कम से कम 65 प्लस अंक लेकर आओ। जी हां, 65 प्लस या आप 68 प्लस लेकर के आओ। कैसे आपको कॉपी लिखनी है, कैसे आपको प्रश्नों का आंसर ओएमआर शीट में फिल करना है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी आप सभी के लिए। इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने सभी इष्ट मित्रों में, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यह है मॉडल पेपर सामाजिक विज्ञान का, और इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। 16 फरवरी को आपका हिंदी विषय का पेपर है, और हिंदी विषय के पेपर वाले दिन यानी 16 फरवरी को आप बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखोगे, मैंने वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखी है, आप जरूर देख लें और शेयर भी कर दें अपने सभी मित्रों में। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, सामाजिक विज्ञान का यह जो मॉडल पेपर है, इसमें आप देखेंगे जब आपका बोर्ड एग्जाम होगा आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। पेपर का पूर्णांक होगा 70 अंकों का, और 15 मिनट पहले आपको जो है पेपर मिल जाएगा। पेपर 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड आ और खंड बा में। खंड आ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जिनका आंसर आपको ओएमआर शीट में फिल करना होगा, और ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे आपको काटना नहीं है, ना ही इरेजर से मिटाना है, और ना ही किसी भी कंडीशन में आपको व्हाइटनर का प्रयोग करना है। यानी आप ये सब नहीं कर सकते हैं, ना इरेजर का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही व्हाइटनर का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं खंड बा 50 अंकों का होगा, जिसमें वर्णनात्मक पहले प्रकार के और वर्णनात्मक दूसरे, यानी पहले प्रकार के जो वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे प्रत्येक प्रश्न होगा 4 अंक का, और जो दूसरे प्रकार के प्रश्न होंगे वर्णनात्मक प्रत्येक प्रश्न होगा 6 अंक का। यहां पर आप सभी ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक प्रश्न होगा कितने अंक का, 6 अंक का। और यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, आपको मानचित्र मिलेगा जिसे आपको अच्छे से अपनी उत्तर पुस्तिका में मजबूती से बांध देना है। तो चलिए मैं आपको दिखा दूं कि इस बार 2023 में आपको ओएमआर शीट किस तरीके की मिलने वाली है, क्योंकि यूपी बोर्ड के द्वारा ओएमआर शीट जारी कर दी गई है। यहां पर आप देख सकते हो ओएमआर शीट का नमूना सेम इसी तरह की। जी हां, 16 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर है, और प्रत्येक दिवस यानी जब जब आपका बोर्ड एग्जाम होगा, जिस जिस डेट को आपको सेम ऐसी ही ओएमआर शीट मिलेगी। आपको भरना कैसे है, यहां पर जिला कोड का नाम यहां पर हो सकता है, आपके जिले का नाम यहां पर लिखा हो, जिले का कोड हो सकता है लिखा हो, यहां पर केंद्र का कोड भी हो सकता है भरा हुआ मिले आपको, लेकिन अनुक्रमांक आपको भरना पड़ेगा। और इसके बाद यहां पर विषय का कोड, तो जैसे यहां पर है, यह है हिंदी विषय का पेपर 2022 का, और इसमें यह जो है विषय का कोड है। तो यहां पर लिखा हुआ है विषय का कोड, हो सकता है लिखा हो, अगर नहीं लिखा होगा तो आपको भरना पड़ेगा। फिर यहां पर हिंदी लिखा हुआ है, फिर यहां पर अगला कार्यक्रम है, आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद अगला क्रम है यहां पर प्रश्न पत्र संख्या, तो ये होती है प्रश्न पत्र संख्या। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा हुआ है इस मॉडल पेपर, इस ओएमआर शीट में यहां पर प्रश्न पत्र संख्या भी लिखा है। फिर इसके बाद यहां से आपको प्रश्नों का आंसर देना है। लिखा है प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। यानी जो निर्देश दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उन्हीं के अनुसार आपको ओएमआर शीट फिल करना है। और यहां पर प्रश्न पत्र मार्का सीरीज क्या है, यहां पर आप जान लीजिए, यह जो 801 फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है कैपिटल AG, यही है मार्का सीरीज। पहला अक्षर आपको यहां पर फिल करना होगा, और उसी के अनुसार आपको यहां
काला करना होगा गोला, जो भी अक्षर आप यहां पर फिल करेंगे। दूसरा अक्षर क्या है, जी है, तो यहां पर जी फिल करना है। जो भी अक्षर होंगे वही आपको भरना है, उसी के अनुसार यहां पर काला करना है। तो मैं इससे रिलेटेड वीडियो जल्द ही प्रोवाइड कर दूंगा आप सभी को, आप कमेंट जरूर करिए। ओएमआर शीट भरने का बिल्कुल आसान तरीका बता दूंगा, कैसे आपको पूरी ओएमआर शीट भरनी है, क्या सावधानियां बरतनी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें मान लीजिए आपने ए वाले ऑप्शन को काला कर दिया, यानी पहले प्रश्न में ए वाले गोले को काला कर दिया, सही था बी वाला। तो आप ये नहीं कर सकते कि यहां पर आप व्हाइटनर लगा दें या इरेजर का प्रयोग कर दें। ऐसा यदि आप करोगे तो नंबर कट जाएगा, ऐसा आपको नहीं करना है। फिर इसके बाद आपको कुछ इस तरीके की कॉपी मिलेगी जिसमें आपको प्रश्नों का आंसर लिखना है। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं, मैं नमूना लेकर के आया हूं आप सभी के लिए। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम ना लिखें। परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें, आपको ही भरना होगा। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में जो भी आपका रोल नंबर होगा यहां पर आप ऐसे भर देंगे। उदाहरण के लिए यहां पर आप देख सकते हो। फिर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, अपना अनुक्रमांक शब्दों में आपको लिखना है। जैसे यहां पर 1 है तो 1, 2 है तो 2, इसी तरह से जो भी अंक होंगे उसी के अनुसार आपको शब्दों में अपना रोल नंबर लिख देना है। फिर विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक, तो विषय 16 फरवरी को तो हिंदी का पेपर है, लेकिन 3 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर है, तो यहां पर आपको सामाजिक विज्ञान लिखना होगा। प्रश्न पत्र केवल प्रश्न पत्र आपको लिखना होगा, और प्रश्न पत्र पर जो अंकित संकेतांक होगा, यानी जो भी अंकित संकेतांक क्या होता है प्रश्न पत्र पर, यहां पर आप देख सकते हो यह है संकेतांक प्रश्न पत्र का, इसे ही आपको इस कॉलम में फिल करना होगा। इसके बाद परीक्षा का दिन, तो 3 मार्च को कौन सा दिन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 3 मार्च को शुक्रवार है। 3 मार्च को कौन सा दिन है, आप सभी ध्यान दीजिएगा। 3 मार्च को शुक्रवार है। शुक्रवार वाले दिन आपका एग्जाम है, सामाजिक विज्ञान का पेपर है, लास्ट पेपर है आप सभी का। और इसके बाद परीक्षा की तिथि एवं पाली, तो 3 मार्च यहां पर आपको फिल करना है, और प्रथम पाली में पेपर होगा, प्रथम पाली आपको फिल करना है। फिर यहां पर परीक्षा केंद्र का नाम, तो जहां आपका जो है पेपर हो रहा होगा जिस भी विद्यालय में, वही केंद्र होगा। और आपके प्रवेश पत्र में भी तो लिखा होगा, तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। आप इन सब चीजों को अच्छे से भरेंगे, सावधानी पूर्वक भरेंगे। इन सभी चीजों में आपको कहीं भी काट पीट नहीं करनी है, और ना ही ओवर राइटिंग करनी है, और बिल्कुल सख्ती बरतना है ओएमआर शीट भरते समय। ओएमआर शीट भरते समय भी आपको किसी भी तरह की काट पीट नहीं करनी है, ना ही ओवर राइटिंग करनी है, क्योंकि ओएमआर शीट भरते समय आपको यहां पर निर्देश जारी किए गए हैं यूपी बोर्ड के द्वारा कि ओएमआर पर सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरें, उसमें कटिंग ओवर राइटिंग कदापि ना करें। ओएमआर पर व्हाइटनर का प्रयोग ना करें तथा उसे खुरचे नहीं, अन्यथा उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा। तो इन सब चीजों को सावधानी पूर्वक बरतना है। तो चलिए मैं आपको इस मॉडल पेपर को सॉल्व करा दूं, कैसे आपको ओएमआर पर फिल करना है, ओएमआर वाले प्रश्नों का आंसर, और कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में अपनी कॉपी लिखनी है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी इस वीडियो को जरूर शेयर कर दो, क्योंकि आप सभी की हेल्प करते हुए मुझे काफी प्रसन्नता होती है, और आप सभी का यह फर्ज है कि आप भी वीडियो शेयर करें, आप भी मेरी हेल्प करें। तो एक दूसरे की हेल्प करने से ही हमें हेल्प भी मिलेगी, सहायता भी मिलेगी। तो यहां पर मॉडल पेपर का पहला प्रश्न है, जर्मन संस्कृति में बोक्सजिट का आशय क्या था? जर्मन संस्कृति में बोक्सजिट का आशय क्या था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर आंसर क्या है? आम जनता। विकल्प यहां पर दिए गए हैं 4, और आंसर है आम जनता। तो ओएमआर शीट में आपको क्या करना है? पहले प्रश्न का यहां पर तीसरा वाला सही है, तो आपको क्या करना होगा? ओएमआर शीट ये है, ओएमआर शीट पहले का तीसरा यानी सी वाला आपको गोला काला करना है, काले पेन से आपको भरना है। एक ही पेन का प्रयोग करेंगे ओएमआर शीट भरते समय, अन्य कलर का प्रयोग आपको, यानी कई कलर के पेन का आपको प्रयोग नहीं करना है। जेल पेन का प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद अगला है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी हैं हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न
है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है कहां पर? न्यूयॉर्क में स्थित है। प्रश्न अगला है, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, उत्तर क्या है यहां पर? 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, 1775 ईस्वी में सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार किसने किया? तो यहां पर उत्तर क्या है? इस प्रश्न का आंसर है हारग्रीव ने। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई? वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी प्रश्न, आप जरूर तैयार कर लेना। तो यहां पर उत्तर क्या होगा कि संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी। प्रश्न संख्या अगला है, यहां पर आप सभी ध्यान दीजिएगा, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? उत्तर क्या हो जाएगा कि भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? अवशिष्ट शक्तियां संघ को प्राप्त हैं। अगला प्रश्न है, काले दस्ताने और बंधी मुट्ठियां किसकी प्रतीक थी? इस प्रश्न का उत्तर है अश्वेत शक्ति की। काले दस्ताने और बंधी मुट्ठियां किसकी प्रतीक थी? अश्वेत शक्ति की थी। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म क्या है? यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इसमें से कोई नहीं, यानी भारत में किसी धर्म का अधिकार नहीं है, एकाधिकार नहीं है। भारत में सभी धर्मों को समान समझा जाता है, इसलिए यहां पर राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, राजा वीरेंद्र शाही परिवार के एक रहस्यमय नरसंहार में कब मारे गए थे? उत्तर है यहां पर 2001 में। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? उत्तर क्या हो जाएगा? भूमि जो है यह व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार, यदि लिखा है सीढ़ीदार या फिर लिखा है सोपानी, यदि सोपानी लिखा है तो भी आंसर एक होगा, यानी वही होगा, और यदि सीढ़ीदार लिखा है तो भी एक ही आंसर होगा, सेम आंसर होगा। तो भारत में किस राज्य में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? तो उत्तराखंड राज्य में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है? तो यहां पर उत्तर क्या होगा? वायु परिवहन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन यानी बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है? तो विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है यह देश के पूर्वी तट पर स्थित है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। अगला है यहां पर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 16 क्या है? निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? यहां पर उत्तर हो जाएगा हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय क्या है? सर्वाधिक है। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य है? तो यहां पर आप सभी ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? यहां पर तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19, दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? आंतरिक व्यापार कहलाता है। जब दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान होता है उस व्यापार को क्या कहते हैं? आंतरिक व्यापार कहते हैं। और जब एक देश दूसरे देश से अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान करता है तो उस व्यापार को क्या कहते हैं? विदेशी व्यापार कहा जाता है। एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? यहां पर उत्तर क्या होगा? खाद्य पदार्थों के लिए। तो 20 आएंगे बहुविकल्पी प्रश्न जिनका आंसर आपको OMR शीट में फिल करना है। कैसे फिल करना है मैंने आपको बताया है, वीडियो भी आपको मिल जाएंगे चैनल पर, और आप सभी चैनल के साथ जरूर बने रहें। चलिए मैं आपको बता दूं कि अब आप बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखोगे, क्योंकि जो वर्णनात्मक प्रश्न यहां पर हैं जिनका उत्तर आपको लगभग कितने शब्दों में देना है? 80 शब्दों में देना है। यहां पर
पर प्रश्न संख्या पहला है। यहां पर पहला प्रश्न क्या है जिसका उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देना है। आपको इस तरीके के जो प्रश्न आएंगे, क्योंकि पेपर का पैटर्न यही रहेगा, पेपर का पैटर्न यही रहेगा। 3 मार्च को जो पेपर होगा आपका सामाजिक विज्ञान का, उसका पैटर्न सेम ऐसा ही रहेगा। इसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न आएंगे और ये भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, इन्हें आप जरूर तैयार कर लेना। तो जहां पर है आप देख पा रहे हैं, पहला, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई, उसका मुख्य कारण क्या था। इस तरीके से आपको अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखना है। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है, खंड बा, प्रश्नोत्तर संख्या 1, प्रश्नोत्तर संख्या 1। इसके बाद आपको क्या लिखना है, यहां पर आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा। फ्रांस की क्रांति, यहां पर क्रांति होगा, फ्रांस की क्रांति 5 मई 1789 को प्रारंभ हुई। फ्रांस की शोचनीय आर्थिक स्थिति क्रांति का मूल कारण थी। फ्रांस की क्रांति का मूल कारण क्या था, वहां की आर्थिक स्थिति जो कि शोचनीय थी, अत्यंत शोचनीय थी। क्यों? क्योंकि लुई 16वें की फिजूल खर्ची से राजकोष खाली हो गया था तथा देश आर्थिक रूप से दिवालियेपन की कगार पर था। ऐसी हालत में शासक ने जनता पर कर भार बढ़ाने के लिए नए कर लगाने का प्रस्ताव किया और जिसका जनता ने विरोध किया और स्टेट्स जर्नल का अधिवेशन बुलाने के साथ ही क्रांति का विस्फोट हो गया। और इस दृष्टि से फ्रांस की आर्थिक स्थिति क्रांति का एक प्रमुख कारण बन गई। यानी फ्रांस की क्रांति का सबसे मुख्य कारण क्या था, वहां की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे। तो इसका भी मैं आपको आंसर बता दूंगा क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे आपको लिखना है, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से आप हेडिंग डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 1 अथवा, यदि आप अथवा वाले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं तो, या आप प्रश्न संख्या 1 का उत्तर दे रहे हैं तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 आप डालेंगे, क्योंकि आपको किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना है। या तो आप 1 वाले प्रश्न का उत्तर दें या अथवा वाले। तो मैं आपको दोनों ही प्रश्नों का आंसर बताता चल रहा हूं क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण, यह हेडिंग रहेगी। तो पहला कारण क्या था कि विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिक ब्रिटिश पक्ष से लड़े और भारतीय समर्थन के प्रतिफल में ब्रिटिश सरकार भारत को आजादी दे सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ब्रिटिश सरकार चाहती तो भारत को आजादी दे सकती थी, लेकिन उसने क्या किया, ऐसा नहीं किया, यानी भारत को आजाद नहीं किया। इस कारण से असहयोग आंदोलन का उदय हुआ। दूसरा कारण क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद देश में उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई। किसानों को अपने कृषि उत्पादों के लिए आवश्यक मजदूरी नहीं मिल पा रही थी और जिसके परिणाम स्वरूप लोगों में ब्रिटिश सरकार के प्रति नाराजगी थी और यह भी एक कारण था असहयोग आंदोलन का। अगला कारण क्या था असहयोग आंदोलन का, सबसे बड़ा कारण रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के प्रभाव ने असहयोग आंदोलन को प्रेरित किया। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न, आप सभी इसको जरूर तैयार कर लेना। इसके बाद यहां पर अगला प्रश्न है, सत्ता के क्षैतिज वितरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए, साथ ही भारत के संदर्भ में उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। इसका उत्तर क्या होगा, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या 2 और उत्तर हो जाएगा यहां पर आप सभी। पहला है बिंदु, जब शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था हो, तब इसे सत्ता का
क्षैतिज वितरण कहा जाता है। जब शासन के विभिन्न अंग जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था हो गई हो, तब इसे क्या कहते हैं? सत्ता का क्षैतिज वितरण कहा जाता है। भारत में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद कार्यपालिका के रूप में कार्य करते हैं। वैसे ही संघ विधायिका तथा सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका के भाग होते हैं। उसी प्रकार से संघ विधायिका और सर्वोच्च न्यायालय ये सभी न्यायपालिका के भाग होते हैं। इनके बीच शक्तियों का विभाजन होता है ताकि कोई भी सत्ता का असीमित उपयोग ना कर सके। इनके बीच शक्तियों का विभाजन हो गया होता है ताकि कोई भी इनकी जो है सत्ता का असीमित उपयोग ना कर सके। अगला बिंदु है हर अंग एक दूसरे पर अंकुश रखता है। जैसे भारतीय न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों पर अंकुश रखता है। जैसे कि भारतीय न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों पर अंकुश रखता है और विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के। इसी तरह से इस प्रकार वे शक्ति को संतुलित रखते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर दूसरे का अथवा कि भू क्षरण रोकने के कोई 3 उपाय सुझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर क्या होगा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आप सभी को बताया है कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने सभी मित्रों में। मैं पूरे पेपर को सॉल्व कराऊंगा। यहां पर है उत्तर क्या होगा? दूसरे का अथवा। प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का अथवा, क्योंकि मैं दूसरे का अथवा वाले प्रश्न का उत्तर आपको बताने जा रहा हूं। तो मृदा अपरदन अथवा भू क्षरण, चाहे मृदा अपरदन लिखा हो या भू क्षरण लिखा हो, दोनों ही एक चीज हैं, को रोकने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। कौन कौन से? यहां पर पहला उपाय है वन लगाना। वन लगाना जैसे कि वृक्षों की जो जड़ें होती हैं मिट्टी के कणों को आपस में जकड़े रहते हैं, जिससे मिट्टी का कटाव रुक जाता है, जिससे मृदा अपरदन की प्रक्रिया को रोका जा सकता है। अगला है यहां पर दूसरा घास लगाना। इसके अंतर्गत घास की जड़ें भी मिट्टी के कणों को आपस में बांधे रहती हैं तथा मिट्टी को बहने से रोकती हैं। इसीलिए घास लगाकर हम मृदा अपरदन की प्रक्रिया को कहीं ना कहीं रोक सकते हैं। अगला है सीढ़ी नुमा खेत बनाना। पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर भूमि के कटाव को रोका जा सकता है। जो पहाड़ी ढलानें होती हैं वहां पर यदि सीढ़ीदार खेत बनाए जाएं तो भूमि के कटाव को कहीं ना कहीं रोका जा सकता है। ऐसे खेतों के चारों ओर में से मेड़बंदी की जाती है और जो ढलान पर खेत होते हैं उनकी चारों ओर से मेड़बंदी की जाती है। और अगला बिंदु है यहां पर समोच्च जुताई। तो ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ साथ जल बहाव की गति घटती है, जिससे भूमि कटाव में कमी आ जाती है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहां पर 3 का अथवा उपभोक्ता संरक्षण। यहां पर आप सभी ध्यान दीजिएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर क्या होगा? यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 3 अथवा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता है यह अधिनियम सभी वस्तुओं तथा सेवाओं पर लागू होता है। दूसरी है विशेषता इसमें सभी क्षेत्रक चाहे वह सार्वजनिक हो, निजी हो या सहकारी हो, सभी आ जाते हैं। तीसरी विशेषता है यह उपभोक्ताओं को कई अधिकार प्रदान करता है। चौथी विशेषता इसने उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने तथा उनको बढ़ाने के लिए केंद्रीय और राज्य स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की स्थापना की है। पांचवी विशेषता है इसमें राष्ट्रीय, राज्य और जिले स्तर पर 3 स्तरीय अर्ध न्यायिक मशीनरी की स्थापना का प्रावधान किया गया है। अगला है प्रश्न, यहां पर आप सभी ध्यान दीजिएगा। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण
के प्रभाव की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 4 और बिल्कुल आसान उत्तर है, आप जरूर तैयार कर लेना। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैश्वीकरण की स्थिति उपनिवेशिक काल में भी मौजूद थी। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय जब भारत आए उस समय भारतीय मसाले विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे तथा दक्षिण भारत के किसानों को प्रोत्साहित किया जाता था कि वह इन फसलों को उगाएं। गरम मसाले आज भी निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तु है। भारतीय किसान अपने लिए खाद्यान्न नहीं उगा सकते थे। बिहार के किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। 1917 में चंपारण आंदोलन भी इसीलिए हुआ था, किस लिए? नील की खेती के विरुद्ध। और इसके बाद 1990 के बाद वैश्वीकरण का युग आया और भारतीय किसानों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो गईं, जिसने आर्थिक परिवेश को ही बदल दिया। चाय, कपास, चावल, काफी, जूट और मसाले मुख्य उत्पादन थे, परंतु फिर भी भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में कृषि की अत्यधिक सहायकी की जाती है। अगला यहां पर आगे देखेंगे आप सभी कि उच्च उत्पाद वाली किस्मों के बीज, रासायनिक खाद और कीटनाशक, सिंचाई सुविधाएं फसलों के उत्पादन के लिए आधारभूत सुविधाएं हैं। पिछले दशकों में भारतीय कृषि में काफी परिवर्तन हुए हैं। 1960 में उत्पाद वाली किस्मों के बीजों में सबसे अधिक परिवर्तन हुआ है और इससे कई गुना निवेश साधनों और बाजारों आदि की सुविधाओं में बढ़ गया। इससे कृषि उत्पादन तो बढ़ा, परंतु इसके साथ ही बाजारों में खाद्यान्नों की आपूर्ति बढ़ी। हरित क्रांति के बाद श्वेत क्रांति, पीली और नीली क्रांति आई, जिससे दूध, तिलहन और मछली उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप जरूर तैयार कर लेना। आगे है 1990 के दशक में कृषि व्यापार के कुछ नियमों में ढील दी गई, जो 1991 के बाद भी लागू रही। इसके बाद उदारीकरण के अंतर्गत अनेक सुधार हुए। अब केवल कुछ उत्पादों जैसे कि कपास, प्याज आदि को छोड़कर सभी कृषि उत्पादों का निर्यात हो रहा है। अगला है यहां पर प्रश्न संख्या 4 का, अथवा राष्ट्रीय व्यापार तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अंतर बताइए। तो क्या हो जाएगा अंतर? प्रश्नोत्तर संख्या 4 का, अथवा राष्ट्रीय व्यापार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अंतर यहां पर है। पहला है कि इस प्रकार का व्यापार देश के अंदर ही होता है, जैसे राज्यों के बीच का व्यापार राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है? इस प्रकार का व्यापार दो देशों के बीच होता है, जैसे भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाला व्यापार कैसा व्यापार है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार है। दूसरा अंतर है, इसके अंतर्गत अतिरिक्त उत्पाद एक प्रदेश से दूसरे को भेजा जाता है। यानी राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत किसी भी उत्पाद को एक प्रदेश यानी एक राज्य से दूसरे राज्य को भेजा जाता है, और इसके अंतर्गत यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत अतिरिक्त उत्पाद एक देश से दूसरे देश को भेजा जाता है। विदेशी व्यापार में क्या होता है? एक वस्तु को दूसरे देश को भेजना और वहां से वस्तु को प्राप्त करना, ऐसा व्यापार विदेशी व्यापार होता है। अगला है यहां पर, यह प्रादेशिक असंतुलन को भी मिटाता है। और यह जो व्यापार होता है राष्ट्रीय व्यापार, यह प्रादेशिक असंतुलन को भी मिटाता है। और यहां पर अगला है इस साइड में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत कि यह देशों के मध्य असंतुलन को मिटाता है। जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है इसके द्वारा देशों के मध्य जो असंतुलन बना होता है उसे मिटा दिया जाता है। अगला है यहां पर
पंजाब और हरियाणा अपने अतिरिक्त गेहूं को अन्य राज्यों में भेजते हैं और यह राष्ट्रीय व्यापार का उदाहरण है। पंजाब और हरियाणा अपने गेहूं को अन्य राज्यों में भेजते हैं, जिससे प्रतीत होता है राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है। और यहां पर है कि भारत अपना अतिरिक्त लौह अयस्क जापान को भेजता है और यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार का उदाहरण है। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे वर्णनात्मक जो सेकंड टाइप के प्रश्न हैं, जिनका आंसर आपको 150 शब्दों में देना है। तो यहां पर प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का योगदान बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अथवा में प्रश्न है, ब्रेटेन वुड्स ट्विन या ब्रेटेन वुड्स की जुड़वा संतान किन्हें कहा जाता है? इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 5 अथवा इस तरीके से मैंने हेडिंग डाली है। उत्तर हो जाएगा कि 2 विश्व युद्धों के बीच अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को निर्धारित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जैसे औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार को बनाए रखा जाना। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 ईस्वी में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र की मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी और इसे ब्रेटन वुड्स समझौते के रूप में जाना जाता है। यहां पर उद्देश्य क्या थे? यहां पर कि लाभ और घाटे से निपटने के लिए मुद्रा कोष की स्थापना करना। तो यहां पर पहला है, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि सदस्य देशों के विदेश व्यापार से लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। इसके बाद अगला बिंदु है अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए। तो युद्ध के पश्चात पुनर्निर्माण हेतु धन का इंतजाम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का गठन किया गया। इसीलिए विश्व बैंक और IMF को ब्रेटन वुड्स संस्थान या ब्रेटन वुड्स ट्विन भी कहा जाता है। इसी आधार पर युद्धोत्तर अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को प्रायः ब्रेटन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है। इसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर अगला प्रश्न है 6, प्रश्न संख्या 6, भारत में स्थानीय स्वशासन के किन्हीं 3 गुणों एवं समस्याओं का उल्लेख कीजिए। 6 नंबर का प्रश्न आएगा, जो वर्णनात्मक प्रश्न होंगे सेकंड टाइप के। प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का होगा। तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्नोत्तर संख्या 6 मैंने हेडिंग डाली। फिर स्थानीय स्वशासन के गुण कौन कौन से हैं? पहला गुण क्या है कि स्थानीय स्वशासन के माध्यम से शासन में समाज के अंतिम व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित होती है, जिससे सुदूर ग्रामीण प्रदेशों के नागरिक भी लोकतंत्रात्मक संगठनों में रुचि लेते हैं। दूसरा गुण क्या है? स्थानीय लोगों को उस स्थान विशेष की परिस्थितियों, समस्याओं एवं चुनौतियों की बेहतर जानकारी होती है, अतः निर्णय में विसंगतियों की संभावना न्यूनतम होती है। अगला है यहां पर महिलाओं को न्यूनतम 1/3 आरक्षण प्रदान करने से महिलाएं भी मुख्य धारा में शामिल होती हैं। अगला है गुण इसका कि इसके माध्यम से केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य स्थानीय समस्याओं को विभाजित कर उनका समाधान अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सकता है। अगला गुण है स्थानीय स्वशासन का कि यह स्वास्थ्य राजनीति की प्रथम पाठशाला साबित हो सकती है, जहां से जमीनी स्तर पर समाज के प्रत्येक पहलू की समझ रखने वाले एवं स्थानीय समस्याओं के प्रति संवेदनशील नेता भविष्य के लिए तैयार हो सकते हैं। अगला बिंदु है यह जमीनी स्तर पर लोगों में नियोजन और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की भावना पैदा करने में मदद करता है। इसके बाद स्थानीय स्वशासन की समस्याएं कौन कौन सी हैं? तो पहली है समस्या, स्थानीय सरकारों को दिया गया धन उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होता।
कई बार राज्यों द्वारा स्थानीय निकायों के कामकाज के प्रति रुचि की कमी के कारण उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगला बिंदु है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अक्सर देखा गया है कि चुनावों को स्थगित करने से लेकर राज्य वित्त आयोगों और जिला योजना समितियों के गठन में विफलता तक राज्य सरकारें भिन्न भिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करती रही हैं। अगला बिंदु है कर्मचारियों की कमी और बुनियादी ढांचे की कमी जैसे मुद्दे सदैव ही स्थानीय निकायों के कामकाज में बाधा डालते हैं। अगला बिंदु है पंचायतों और नगर पालिकाओं के वित्तीय शक्तियों का कुशलतापूर्वक उपयोग जब तक संभव नहीं हो पाया है। बहुत कम ग्राम पंचायतें बाजार, मेलों, संपत्ति और व्यापार आदि पर लगाती हैं। अगला बिंदु है अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकार के समानांतर ही अन्य निकायों की स्थापना कर दी है ताकि वह स्थानीय स्वशासन या स्थानीय सरकार के क्षेत्राधिकार तक पहुंच प्राप्त कर सकें। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 8 का मैं आपको आंसर बताऊंगा क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? प्रश्नोत्तर संख्या 8, प्राथमिक क्षेत्र की विशेषताएं क्या हैं? पहली विशेषता है कि इस क्षेत्र का कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्र से आता है। प्राथमिक क्षेत्र का कच्चा माल जो होता है प्राथमिक क्षेत्र से आता है। प्राथमिक क्षेत्र अन्य सभी क्षेत्रों का आधार है। अन्य जितने भी क्षेत्र हैं सभी क्षेत्रों का आधार प्राथमिक क्षेत्र है। देश में सभी आर्थिक गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों के कारण संभव हो पाती हैं। बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन भी होता है प्राथमिक क्षेत्र के द्वारा। अगला है बिंदु द्वितीय क्षेत्र की विशेषताएं बताइए। तो द्वितीय क्षेत्र प्रायः प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल लेता है। द्वितीय क्षेत्र जो है प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल लेता है और घरेलू व्यवसायों, निर्यात और उपभोक्ताओं के लिए तैयार माल बनाता है। अगला है निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तन के माध्यम से जोड़ा गया मूल्य जो विकसित अर्थव्यवस्थाओं के तेजी से विकास का आधार है। और अगला बिंदु है द्वितीय गतिविधियों में विद्युत उपकरण निर्माण, खाद्य निर्माण, हस्तशिल्प, ऑटोमोबाइल, कपड़ा, खाद्य उत्पादन, रासायनिक और एरोस्पेस निर्माण शैली है। अगला बिंदु है द्वितीय क्षेत्र वस्तुओं का विनिर्माण करता है। अगला बिंदु है द्वितीय क्षेत्र में उद्यम एक प्रकार की वस्तु को दूसरे प्रकार में परिणत करता है जैसे गन्ने से चीनी बनना। तो आप सभी इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। मैंने आप सभी को बताया है कि किस तरीके से आप बोर्ड परीक्षा में यानी 3 मार्च को सामाजिक विज्ञान विषय की कॉपी लिखेंगे। और साथ ही साथ यहां पर आप ध्यान दीजिएगा अगला जो प्रश्न संख्या 9 है मानचित्र से रिलेटेड है। इसका आंसर आपको मानचित्र में फिल करना होगा। आप कमेंट करेंगे तो मैं बस जल्द ही वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी से एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें अपने सभी मित्रों में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।